हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की 2026 वाली जो कि हम लगा रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की बारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की आपकी सीरीज है वो चल रही है। आज में यूनिट टाइम और हमारा जो टेस्ट नंबर है वो चौथे नंबर टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सीधी सी अगर बात की जाए तो हम पॉलिटी के सेगमेंट की जो हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 वीडियो लगा चुके हैं। आप लोगों ने चैनल पर जाके देख लिया होगी, जिसमें हमने एमपी की हिस्ट्री, एमपी की आर्ट एंड कल्चर, एमपी की ज्योग्राफी की बात की थी। आज हमारा संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। बाइलैंग्वेज चलने वाला है, तो आप लोग आराम से उसको देखते चलिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन जो है कब संपन्न हुआ था? तो मध्य प्रदेश विधानसभा का पहले अधिवेशन की बात की जा रही है, कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहेगा 17 दिसंबर 1956 को। 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला आपका जो है सत्र का आयोजन जो है किया गया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ था? अगर ये कभी आ जाता तो क्या कहते? अगर गठन कभी आ जाता तो आप क्या कहते? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ था और पहला अधिवेशन आपका 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया की वास्तुकारिता कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। इनकी वास्तुकारिता की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सी रहेगी? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, है ना। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की अगर बात करी जाए तो ये आपके भोपाल में है, और भोपाल की भी बात किया तो अइरा हिल्स में है। 3 अगस्त 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा जो है इसका आपका उद्घाटन किया गया था। एक चीज और भी याद रखना है, इंदिरा गांधी विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल है। क्या नाम है? मिंटो हॉल है, ये भी ध्यान रखिए। दूसरा आता है भारत भवन। तो भारत भवन की के वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया ही है। भारत भवन की बात की जाए कहाँ पर है, तो ये भी आपका भोपाल में ही है। इसकी स्थापना की बात किया तो 13 फरवरी 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है पर्यावास भवन। पर्यावास भवन का जो आपका मुख्यालय है राज्य मानव अधिकार आयोग में स्थित है। ठीक है, तो आपके तीनों ही वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया है। आपके ए ऑप्शन रहेगा, 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के वह उपाध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात की जा रही है जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आपका रहेगा हजारी लाल रघुवंशी। हजारी लाल रघुवंशी का जो कार्यकाल है 2003 से लेकर 2008 के ये विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ध्यान रखना है, सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले की बात किया तो विष्णु विनायक सरवटे हैं। सबसे कम समय तक विष्णु विनायक सरवटे, ध्यान रखना है। और हजारी लाल रघुवंशी की बात किया तो सबसे अधिक लंबे कार्यकाल के लिए ये जो है रहे हैं। मध्य प्रदेश के विभाजन के ठीक पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ नहीं था, उसके ठीक पहले की बात किया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी थी। आपको ध्यान रखना होगा 40 लोकसभा सीट की संख्या थी, 40 थी। अब देखो, लोकसभा में अगर बात की जाए तो उस समय विभाजन से पहले की बात किया तो 40 सीटें थी, लेकिन विभाजन के बाद कितनी हो गई? तो विभाजन के बाद 29 सीटें बची। राज्यसभा में विभाजन के पहले की बात किया तो 16 सीटें थी, और विभाजन के बाद जो है राज्यसभा में 11 सीटें बची। तो ये प्रेजेंट टाइम में है, ये आपकी मतलब की पोस्ट में थी जब विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले थी। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? तो अभी अध्यक्ष की बात की है कि अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है, तो श्री तेजलाल टैभरे का रहा है। तेज लाल टैभरे जो हैं इनका कार्यकाल बहुत ही सीमित समय के लिए रहा हुआ है। आई थिंक इनका लगभग 23/3/1972, 23/3/1972 से यह जो है 10/8/1972 तक ये जो है इनका जो है कार्यकाल देखने को मिलता है। वहीं सबसे लंबे समय के विधानसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो कुंजीलाल दुबे का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 10 साल 6 महीने। 10 साल 6 महीने का सबसे लंबा अध्यक्ष के रूप में पंडित कुंजीलाल दुबे का कार्यकाल रहा है। सबसे कम जो कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में तेजलाल टैभरे का रहा है। अभी हमने ऊपर बताया था आपको उपाध्यक्ष का, जिनका सबसे लंबा हजारी लाल रघुवंशी का और सबसे कम विष्णु विनायक सरवटे का रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप के बारे में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद
आप जो है टेस्ट सीरीज को फुल टेस्ट सीरीज देख सकते हो, जो 100 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट सीरीज में, पूरा टेस्ट सीरीज की वीडियो एक बार में देख पाओगे। साथ में मल्टीपल्स एग्जाम्स कोचिंग की पीडीएफ जो होते हैं, जैसे एमजीआईएस की है, आकार की है, दृष्टि की है, इस टाइप में मल्टीपल्स कोचिंगों के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन जो है पीडीएफ डाउनलोड जो है कर सकते हो। तो यूपीएससी नट अभी आपको डाउनलोड जो है कर लेना है, जिससे कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी टेस्ट को दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पदभार भी संभाला है। तो एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्यभार जो है संभाला हुआ था। आप कहेंगे कौन से हैं? तो यहाँ पर आपके जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस जीपी सिन्हा और डी ओझा। तो भाई ऐसे तीनों ही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है आपका राज्यपाल के रूप में कार्यभार को संभाला था। तो तीनों ही व्यक्तियों ने संभाला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो अब ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं रहे। तो केसी रेड्डी रहे हैं, सत्यनारायण सिन्हा भी रहे हैं और सीएम पुनाचा भी रहे। लेकिन बात किया तो एन वाचू ये आपके संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 5 राज्यपाल जो हुए हैं वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। एक तो आपका रहेंगे पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा एच.बी. पाटस्कर, तीसरा आपके केसी रेड्डी, चौथे आपकी सीएम पुनाचा और आपकी बात किया तो 5वें नंबर के सत्यनारायण सिन्हा। तो बाचू जी जो है इसमें संबंधित नहीं रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इसमें से कौन से नहीं रहे? तो सुभाष जाटव जी रहे हैं, जगदीश देवड़ा रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला। श्यामचरण शुक्ला की बात किया तो ये आपके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जो है नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था? तो मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराने नाम की बात की जा रही है। अभी हमने आपको बताया भी था, मिंटो हॉल था। क्या था? मिंटो हॉल था, जिसका निर्माण उस समय तत्कालीन 1999 में वायसराय लॉर्ड मिंटो की स्मृति में करवाया गया था। और कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। एक चीज और भी याद रखना है, भोपाल में तो है ही है, भोपाल की बेगम सुल्तान जहां द्वारा सबसे लंबे समय तक यहीं से मध्य प्रदेश विधानसभा का संचालन किया गया है और इसे ओल्ड विधानसभा के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, ओल्ड विधानसभा। हालांकि ओल्ड विधानसभा कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन कहा जाता है ओल्ड विधानसभा। और मिंटो हॉल इसका जो है पुराना नाम है मध्य प्रदेश विधानसभा का। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी? तो मध्य प्रदेश में एक ऐसे सीएम रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हुई थी। आपका ऑप्शन रहेगा पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला की बात करें तो मध्य प्रदेश के पहले आपके सीएम रहे हैं, फर्स्ट जो है आपके सीएम के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। इनका कार्यकाल की बात किया तो 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। इस पर पद पर ही रहते हुए 31 दिसंबर 1956 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश सचिवालय का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश सचिवालय के नाम की बात की जा रही है, क्या नाम है? वल्लभ भवन नाम है, ध्यान रखिएगा, वल्लभ भवन है। और ये कहाँ पर है? तो अब ऑप्शन में आ जाए तो आप कह दोगे भोपाल में स्थित है और इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो है रखा गया है। काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो काशी प्रसाद पांडे समिति के गठन की बात की जा रही है, किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा 1957 में किया गया था। काशी प्रसाद पांडे जो समिति थी इसमें 15 सदस्य थे, 15 सदस्य ये आपकी जो है समिति थी। और दूसरी बात इसमें 1957 में इसका गठन किया गया था। इस उद्देश्य से किया गया था तो जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है मध्य प्रदेश के? तो आप कहेंगे सत्येंद्र कुमार सिन्हा है। सत्येंद्र कुमार सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नरेश गुप्ता का इन्होंने जो है स्थान लिया हुआ है। पहले लोकायुक्त कौन थे अगर आ जाए तो पीवी दीक्षित थे। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब बना था? तो आपके 1981 में बना था। तो वर्तमान में कौन है? सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग के मुख्यालय की बात की जा रही है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, भोपाल में है ना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों और नगर निकायों के बीच राजस्व के बंटवारे को लेकर जो है अनुशंसाएं यह करता है और राज्य वित्त आयोग का गठन आपका
आर्टिकल की बात किया तो 243 आई और 243 से 22 तक जो है आपका की देखने को मिलता है और यहाँ पर भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थापित है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। राज्य के मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 165 के तहत इसका प्रावधान है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है यह कार्य करता है। ठीक है। वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता? तो प्रशांत सिंह है। अभी आ जाए तो वर्तमान में बता देना प्रशांत सिंह है। और पहले बात की जाए फर्स्ट कौन थे आपके? तो एम अधिकारी, श्री एम अधिकारी नाम है ना। श्री एम अधिकारी जो है प्रथम महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहने वाले हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये ऑप्शन सही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में कम से कम ये याद रखो। इनकी एक आत्मकथा है माई ऑन बॉस्वेल। माई ऑन बॉस्वेल इनकी एक आत्मकथा है, मतलब कि एक स्टोरी है, इनके ऊपर बुक लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे? सबसे कम कार्यकाल के लिए न्यायाधीश की बात की जा रही है जीसी सोहिनी। जीसी सोहिनी की बात की जाए तो 21 अक्टूबर 1989 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 23 अक्टूबर 1989 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया 2 दिन में ही, है ना। तो जीसी सोहानी जो है सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे। सबसे लंबे समय के लिए बात किया तो पीबी दीक्षित। यहाँ पर लिख देता हूँ पीबी दीक्षित। पीबी दीक्षित जो है सबसे लंबे समय के लिए आपके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद उन राज्यों में विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान करता है जहां पहले कोई विधानमंडल नहीं था? तो आर्टिकल कौन सा करता है? आर्टिकल 169 प्रावधान करता है जहां पहले विधानमंडल नहीं था। ये आपका विधानमंडल को गठन एवं समाप्ति के लिए दोनों ही बारे में बात करता है आर्टिकल 169। अनुच्छेद 191 क्लोज 2 दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। इससे संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो सीधी सी बात, अगर एक पॉइंट में याद करो, इस सब भूल जाओ 191 में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप तो ये याद करो कि दल बदल अधिनियम को किस आपके अमेंडमेंट के तहत जो है लाया गया था। तो आपका क्या रहेगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा आपके दल बदल के प्रावधानों को 10वीं अनुसूची, कौन सी है? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है आपकी जोड़ी गई थी। ये भी ध्यान रखो, है ना। इसके तहत क्या होता है कि स्वेच्छा से अपनी पार्टी का सदस्य को त्याग देते हैं, बिना अनुमति के पार्टी के निर्देश के खिलाफ अगर मतदान करते हैं तब क्या होता है? उस पर दल बदल की कार्रवाई चालू कर दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक बदलाव को रोकना, विधायिकाओं में स्थिरता को लाना, ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आर्टिकल 200 के अंतर्गत जब राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक देता है और उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो कौन सा विधेयक इस प्रकार को सुरक्षित माना जाना चाहिए? तो कौन सा विधेयक है? उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक को सुरक्षित माना जाता है। धन विधेयक को नहीं माना जाता, विनियोग विधेयक को नहीं माना जाता और वेतन में परिवर्तन करने वाले विधेयक को नहीं माना जाता है। लेकिन आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक लेता है तब भी विधेयक सुरक्षित माना जाएगा। तो हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक आपके सुरक्षित माने जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती है। कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर विधानमंडल में चर्चा को स्पष्ट रूप से रोकता है? तो आपका आर्टिकल 211 है। कौन सा है? आर्टिकल 211 के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 212 विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता को किन आधारों पर न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाता है? आर्टिकल 212 कहता है कि कार्यवाही की वैधता को किन आधारों पर न्यायालय में दिए जाने से बचाता है? आप कहेंगे प्रक्रिया की अनियमितता होने पर जो है आपको चुनौती न्यायालय में नहीं दिया जा सकती है। इस कार्रवाई की जांच न किए जाने के लिए प्रावधान करता है आर्टिकल 212। विधानमंडल की कार्रवाई को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है। प्रक्रिया संबंधित कार्यों में अधिकारी सदस्य अदालत से मुक्त रहे, केवल प्रक्रिया की अनियमितता पर लागू, मौलिक अधिकार या संवैधानिक मुद्दों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी अनुच्छेद के तहत संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है?
इस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 230 के तहत कही जा रही है कि संसद किसी उच्च न्यायालय की जो अधिकार क्षेत्र है, उसको केंद्र शासित प्रदेश तक जो है बढ़ा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोलकाता का अंडमान निकोबार पर होता है ना? कार्य होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो केरल का, है ना? आपका कहाँ पर होता है? लक्षद्वीप पर होता है। तो इस तरीके से किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज में जो है आपका संसद जो है आर्टिकल 230 के तहत बढ़ा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कथनों पर विस्तार से विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा जा रहा है विचार करें, चलिए कर लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल बात ठीक है। राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है, भाई ये भी बात ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु अनुच्छेद 219 के तहत निर्धारित है। तो 219 में शपथ के बारे में बताया गया है, सेवानिवृत्ति के बारे में नहीं बताया गया है, शपथ के बारे में जो है आपकी बात की गई है, शपथ प्रतिज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये तो नहीं आएगा, जबकि सेवानिवृत्ति की बात है 217 में, 200 आपके 17 के क्लोज वन के तहत की गई है। तो ऑप्शन तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, ध्यान रखिएगा। मैं चाहता है कि जब कोई उच्च न्यायालय किसी विशेष अनुच्छेद के तहत प्रमाणित करता है कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस अनुच्छेद की पहचान इससे की जाएगी, आर्टिकल 132। क्या है? आर्टिकल 132। अनुच्छेद 132 जो होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देता है। पहले तो ये समझो, जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न का उठाता है, तब वह आर्टिकल 132 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 131 में अगर बात करें तो क्या है? राज्य और केंद्र के बीच में विवादों को सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 134 की एक ही बात कहें तो नागरिक मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण है। तो आपके चारों मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों का निम्नलिखित अनुच्छेदों का उच्च न्यायालयों से संबंधित उनके प्रावधानों में मिलान का बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर मिलान की जाए, अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, तो हम यहाँ पर चौथे से लिख देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 219 क्या कहता है? अनुच्छेद 219 कहता है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, तो हम यहाँ पर सही मिला देते हैं दूसरे से ही। अनुच्छेद 225 क्या कहता है? मौजूदा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो हम तीसरे से मिला देते हैं। और अनुच्छेद 228 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों से कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का, तो पहले से। ए वाला आपके चौथे से मिला देना, डी वाला आपका पहले से मिला देना, बाकी बी और सी आपके सही मिले हुए हैं। इस तरीके से याद कर लो। बात करेंगे यहाँ पर अब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल को पंचायती राज संस्थाओं की संरचना का निर्धारण करने का अधिकार देता है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल को पंचायती राज संस्थाओं की संरचना निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 243 सी है। क्या है? 243 सी है। अब आपको पता होगा 243 सी में कही जा रही है कि पंचायती राज संस्थाओं की संरचना को निर्धारण जो है कर सकता है ना। अब ग्राम सभा के बारे में कौन सा आर्टिकल कहता है? ग्राम सभा के बारे में जो है आपका कौन सा आर्टिकल कहता है? 243 ए कहता है। 243 जी क्या कहता है? 243 जी कहता है पंचायतों की शक्तियों के बारे में, पंचायतों की शक्ति के बारे में बात करता है। 243 एच कहता है पंचायतों की कर शक्ति के बारे में, पंचायतों की कर शक्ति के बारे में। तो अलग अलग आर्टिकल पंचायती राज संस्था से अलग अलग बारे में जो है बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्था का कौन सा स्तर अपने अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करता? तो मध्य प्रदेश में ऐसा पंचायती राज संस्था का कौन सा स्तर है जो अपने अध्यक्ष का प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव जो है नहीं करता है? आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, एक तो जनपद पंचायत भी है और दूसरा आपका जिला पंचायत भी है, जो कि डायरेक्ट चुनाव जो है नहीं होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत में जो है आपके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, तो बी और सी यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इस आधार पर निर्धारित है। किस आधार पर? किस आधार पर है? जिले में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार। ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। जो अनुसूचित जनजाति वाले आरक्षण होते हैं वो जिले में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो है निर्धारित किए जाते हैं।
इस समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, जी.वी.के. राव समिति का है। दिनेश गोस्वामी समिति की बात की जाए, ये आपकी दिनेश गोस्वामी संबंधी जो है निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है। ये आपकी पंचायती राज से संबंधित जो है नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन रहेगा कि पंचायती राज से अशोक मेहता, बलवंत राय और जी.वी.के. राव समिति संबंधित है। अब बलवंत राय अगर समिति की बात की जाए तो 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो 1977 में गठित की गई थी और जी.वी.के. राव समिति की बात करें तो 1985 में गठन जो है किया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज वित्त का लेखा परीक्षण करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के पास जो होती है वो आपके पंचायती राज का वित्त लेखा परीक्षण की शक्ति होती है। तो राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पहल ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2012 को जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो है आपका किसने जीता है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम। किसने जीता है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम के द्वारा जो है जीता गया था 2012 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर अधिसूचित सेवा प्रदान करने में विफल रहने पर किसी लोक सेवक पर अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? 5,000 का। कितना? 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर प्रतिदिन 250 रुपए से लेकर 5,000 तक का जुर्माने को यहाँ पर वसूला जा सकता है। अब बात की जाए लोक सेवा गारंटी अधिनियम की तो प्रभावशील कब हुआ था? 25 सितंबर 2010 को। 25 सितंबर 2010 को यह प्रभाव में आया था। अधिसूचित सेवाओं की बात करें तो इसमें 748 अधिसूचित सेवाएं हैं। ऑनलाइन सेवाओं की अगर बात की जाए, ऑनलाइन सेवाओं की तो 342 इसमें ऑनलाइन सेवाओं को रखा गया है। बात किया है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना दोहराव को कम करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक डेटाबेस को एकीकृत करती है? तो ई गवर्नेंस परियोजना दोहराव को कम करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक डेटाबेस को एकीकृत करती है समग्र पोर्टल। कौन सा है? समग्र पोर्टल। इतना याद रखो, इतना काफी है समग्र पोर्टल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा प्रदान करना। क्या है? तीर्थ दर्शन योजना का है कि जो बूढ़े नागरिक होते हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक होते हैं, उनको निःशुल्क रूप से तीर्थ यात्रा प्रदान करना मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य है। बहुत अच्छा उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 भारत में अपनी तरह का पहला अधिनियम था। मध्य प्रदेश से प्रेरित होकर बाद में किस राज्य ने इस तरह का कानून बनाया? तो मध्य प्रदेश तो पहला राज्य हो गया। मध्य प्रदेश जो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम वाला पहला राज्य हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश को देखते देखते जो है मोटिवेशन हुआ बिहार राज्य। कौन सा हुआ? बिहार राज्य हुआ और बिहार राज्य जो है सेकंड नंबर पर है इसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाने में। तो ध्यान रखिएगा आपके बिहार राज्य। हालांकि अन्य राज्यों में भी लागू है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं केरल। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पहल के तहत लंबित शिकायतों को कार्रवाई के लिए किस स्तर पर पहुंचाया जाता है? तो आप कहेंगे किस स्तर पर? मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर जो है पहुंचाया जाता है। 181 आपकी सीएम हेल्पलाइन नंबर है। 31 जुलाई 2014 से एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। सुशासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य है और ये जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत इसके कार्य जो आपकी शिकायतें होती है उसको जो है पहुंचाया जाता है। बात की जाए मध्य प्रदेश साइबर तहसील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तहसील कार्यालय जाए बिना संपत्ति अभिलेखों का ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा देता है। करेक्ट है। राज्यव्यापी शुरुआत से पहले इंदौर संभाग में एक पायलट परियोजना के रूप में कार्य किया गया था। ये भी ठीक है। यह भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश भूलेख RCMS के साथ इंटीग्रेटेड है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा डी रहेगा कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। मध्य प्रदेश में RCMS क्या है? RCMS का मुख्यतः निम्न में से किस लिए उपयोग किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में RCMS की बात की जा रही है, तो उपयोग जो है मुख्यतः किस प्रकार के लिए किया जाता है? तो रेवेन्यू राजस्व न्यायालयों के मामलों का नामांतरण आवेदन का डिजिटल प्रबंधन के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो कहेंगे मध्य प्रदेश शासन की एक वेब आधारित ई गवर्नेंस पहल है। क्या पहल है? जिसमें राजस्व न्यायालय के मामले और नामांकन आवेदन होते हैं उसको डिजिटल मैनेजमेंट की जा सके, इसलिए RCMS पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। RCMS का फुल फॉर्म है रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में CM डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? प्रमुख योजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी करना इसका उद्देश्य है।
लोकायुक्त अधिनियम की शिकायत, तो लोकायुक्त अधिनियम तो सीएम हेल्पलाइन में आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। विभागीय प्रदर्शन रैंकिंग करना, डेटा आधारित नीति का निर्माण करना। तो ए, सी और डी आपके सीएम हेल्पलाइन के तहत जो है रखे जाते हैं, जबकि बी ऑप्शन इसमें गलत है। बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कर लेते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अंतर्गत सुशासन एक प्रमुख पहल है। तो ई गवर्नेंस क्या है? एक गुड गवर्नेंस जो है एक बहुत बढ़िया पहल है। बिल्कुल बात ठीक बात है। मध्य प्रदेश सीएम हेल्पलाइन नंबर 21 जुलाई 2014 से संपन्न हुई थी। अभी मैंने बताया था आपको 21 नहीं बल्कि 31 जुलाई 2014 से शुरुआत हुआ था। तो 181 आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है। तो केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत था। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू कब हुआ? तो पहले बता चुका हूँ, 25 सितंबर 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की पहल 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? मध्य प्रदेश की किस पहल ने 2025 में आपकी नेशनल ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड अवार्ड 2025 जो है जीता है? आपका रहेगा संपदा 2.0। क्या है? मध्य प्रदेश का वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है, गोल्ड अवार्ड को प्राप्त किया है। निम्नलिखित कितनों पर विचार करें? विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है ना। तो ऑप्शन जो है बी वाला तो गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान 243 के में है, 243 के में है, ये भी ठीक है। ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही रहेगा, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है और ये संवैधानिक आधार है। याद रखिएगा ये चीज की भी, ठीक है। तो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति के द्वारा की जाती है। पद ग्रहण करने से पूर्व ही उन्हें शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं आएगा, राज्यपाल कहेंगे, राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम का अधिनियम जो है वर्ष क्या है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के वर्ष की बात की जा रही है 1962, है ना। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 है। जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत को मिलान करें। अब जनसंख्या के अनुसार सही पंचायत का मिलान करना है, कैसे करें? ग्राम पंचायत में क्या आएगा? 1000 जनसंख्या, जनपद पंचायत में 5000 जनसंख्या और जिला पंचायत में 50,000 जनसंख्या। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें ग्राम पंचायत में 1000 जनसंख्या, जनपद पंचायत में 5000 जनसंख्या, जिला पंचायत में 50,000 जनसंख्या को शामिल किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में किस दिनांक को विकास दिवस आयोजित किया जाता है? तो विकास दिवस मध्य प्रदेश में किस तारीख को मनाया जाता है? आप बोलेंगे 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विकास दिवस जो है मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी दिवसों की, जैसे विकास दिवस 6 अप्रैल को हो गया है, अप्रैल को विकास दिवस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, एमपी की अगर हम बात की जाए स्थापना दिवस, स्थापना दिवस की बात की तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। बात की जाए नगरीय निकाय दिवस, नगरीय निकाय दिवस की बात की जाए तो हम 2 नवंबर को मनाते हैं। बात की है लोक सेवा गारंटी दिवस, लोक सेवा गारंटी दिवस तो आपका कब मनाते हैं? 25 सितंबर को मनाते हैं। बेटी बचाओ दिवस, बेटी बचाओ दिवस आपके 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आपके थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम, यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से मशीनीकृत जो गांव होते हैं उनको यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाने जाते हैं, है ना। यंत्रदूत भाई पूर्ण रूप से जो मशीनीकृत गांव हो जाएंगे उनको हम यंत्रदूत जो है बोल देते हैं। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्वामित्व योजना कौन सी है? मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए सही ऑप्शन की बात की जाए, यह योजना अप्रैल 2020 में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की गई है। करेक्ट है। यह एक ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके संपत्ति कार्ड बनाकर ग्रामीण आवासीय संपत्तियों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करता है। ये भी ठीक है। कुछ अन्य राज्यों ने इसका पायलट चरण समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश को योजना के दूसरे चरण में नहीं, ये तो गलत है। योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण भूमि धारकों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना है। ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी के रूप में बात की जा रही है। 1996 में बनाया गया था। 1996 में जो है बनाया गया था। हमारा 51 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में
ग्राम सभा की बैठक की जो अध्यक्षता है वो है कौन करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच जो होते हैं अगर उनकी अनुपस्थिति है ना, अब्सेंट है वो, तो ग्राम सभा की अगर बैठक होनी है उसकी अध्यक्षता जो है कौन करेगा? आपका ऑप्शन रहेगा, इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित जो सदस्य होंगे उन्हीं के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का कोई पंच जो है उस बैठक की अध्यक्षता कर देता है। तो आपको याद रखना है, उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच को यहाँ पर जो है नियुक्त कर दिया जाता है, भाई तुम बैठक की अध्यक्षता जो है कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो आप कहेंगे कुल धाराओं की बात की जाए तो 132 धाराएं हैं। कितना? 132 धाराएं हैं। अध्याय की बात की जाए तो 15 अध्याय हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश के लिए कुछ फैक्ट हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत कब किया गया था? कभी आ जाए, प्रस्तुत कब किया गया? तो आप कहेंगे 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। कभी ऑप्शन में आ जाए कि पारित कब किया गया, फिर पारित की बात किया है तो 30 दिसंबर दूसरे दिन ही 1993 को पारित कर दिया गया। लागू कब किया गया? तो लागू का ऑप्शन में बात आ जाए तो 25 जनवरी 1994 को जो है आपका लागू कर दिया गया। अधिनियम में 132 धाराएं एवं 15 जो है आपके अध्याय हैं। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। 1 नवंबर 1956 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात की जा रही है तो श्री डीवी रेंगे थे। क्या थे? श्री डीवी रेंगे जो है आपके अध्यक्ष थे। लेकिन परीक्षा पहली बार 1958 में एच.सी. सेठ के कार्यकाल के दौरान जो है आपकी क्या की गई थी? जो है आयोजित करवाई गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? अब वर्तमान अध्यक्ष की बात की जा रही है तो ऑप्शन रहेगा राजेश लाल मेहरा है। राजेश लाल मेहरा जो हैं आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राजनीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में राजनीति आयोग की स्थापना की बात की जा रही है, कब की गई है? तो 24 अक्टूबर 1972 को राजनीति आयोग की स्थापना की गई है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, इसकी स्थापना राजनीति आयोग की 24 अक्टूबर 1972 को तो की गई है, लेकिन लेकिन 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। राज्य योजना आयोग जो है कर दिया गया था। अब एक चीज फिर याद रखो, पुनः 10 फरवरी 2020 को इसको फिर से नाम बदल दिया गया और मध्य प्रदेश राजनीति एवं एवं योजना आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग जो है कर दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या याद रखना है, राजनीति आयोग की स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई, लेकिन पहली बार नाम परिवर्तन 21 सितंबर 2007 को राज्य योजना आयोग किया गया है और पुनः 10 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग जो है कर दिया गया है। फिर से याद रखो, 28 अगस्त 2023 को पुनः नाम बदला गया और अब नाम कर दिया गया है मध्य प्रदेश राजनीति आयोग। क्या कर दिया गया है? मध्य प्रदेश राजनीति आयोग जो है नाम कर दिया गया है। तो एक ही चीज के इतने फैक्ट हैं याद करने के लिए, ठीक है? अब याद अच्छे से कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य महिला आयोग का कार्यकाल मध्य प्रदेश में 3 वर्ष का होता है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं और 6 इसमें सदस्य होते हैं जो पिछड़ी जाति, आपके अनुसूचित जाति, जनजाति से एक-एक सदस्य जो है चुने जाते हैं। तो आपकी एक अध्यक्ष, 2 सचिव, 6 सदस्य अलग इसमें, लेकिन कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल जो है होता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? अब राज्य महिला आयोग की स्थापना की बात की जा रही है तो 23 मार्च 1998 को की गई थी। बी ऑप्शन सही है, 23 मार्च 1998 को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में राजनीति आयोग के प्रथम अच्छा पहले एक अपडेट सुनो,
अपडेट सुनो ये है, फिर भूल जाऊँगा मैं, इसलिए अपडेट ये है कि MGICS की तो हम टेस्ट सीरीज़ को लगा ही रहे हैं। अब बहुत जल्दी हमारी आकार की टेस्ट सीरीज़ लगने वाली है, बहुत जल्दी हमारी सत्यमेव जयते की SGM की टेस्ट सीरीज़ लगने वाली है और दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज़ लगने वाली है। अब आप कहोगे सर ये टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी कहाँ पर? तो देखो, PDF सभी की आपको सिर्फ़ एक ही जगह मिलेगी हमारे ऐप पर जिसका नाम है UPSC नट। उसको डाउनलोड कर लो, PDF को डाउनलोड करके फ्री हो जाओ। देखो, जैसी-जैसी आती जाती है वैसी-वैसी हमारे ऐप पे अपडेट हो जाएँगी तो आप उसको ले लो। दूसरी बात वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाती है तो वीडियो भी देख सकते हो, PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज़ लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो ऐप पर। चलिए क्वेश्चन में भी लौटेंगे, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हैं? आप कहेंगे श्री दयाराम नाग हैं। ठीक है? और अच्छा अब बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो दयाराम नाग हैं, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहोगे 24 अक्टूबर 1972 को। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका भोपाल में है। दूसरी बात, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 2 जो हैं आपके सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका होता है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल की बात की जा रही है। ऑप्शन कहेंगे 3 वर्ष का होता है। कितने? 3 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 13 मार्च 1993 को की गई थी और 1995 में वैधानिक के दर्जा इसको जो है दिया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सदस्य इसमें होते हैं। चलिए बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना 22 अगस्त 2005 को की गई थी। 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में 29 जून 1995 को की गई। 29 जून 1995 को। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल याद रखो 3 वर्ष का इसमें जो है कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी। ठीक है? बात की जाए जनजाति ब्लॉक की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो जनजाति ब्लॉक की संख्या मध्य प्रदेश में 313 है। अच्छा कभी आ जाए कि आदिवासी ब्लॉक कितने हैं? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि आदिवासी ब्लॉक की संख्या कितनी है? तब आप कहोगे 89 है और ये आंकड़ा याद कर लो। जनजाति ब्लॉक 313 है, अब आदिवासी ब्लॉक उसमें से 89 है। मध्य प्रदेश में पैसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो पैसा अधिनियम मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को 15 नवंबर 2022 को आपका पैसा अधिनियम जो है लागू हुआ था और इसी दिन 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, कौन थे? श्री NB लोहानी थे। कौन थे? NB लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। एक चीज याद रखना है, निर्वाचन आयोग स्थापना मध्य प्रदेश कब की गई थी? तो स्थापना कहोगे 15 फरवरी 1994 को की गई थी और इसने जो है अधिसूचना जो है जारी 1 फरवरी 1994 को कर दी थी। और इसके राज्यपाल कौन करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? इसकी नियुक्ति करता है। एक चीज यही याद पान रखना है, प्रथम आयुक्त तो NB लोहानी थे, वर्तमान में कौन है? मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी हैं। एक चीज और रखना है, कार्यकाल कितना रहता है? यह तो 6 वर्ष का रहता है या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल जो है रहता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना मध्य प्रदेश में बात की जा रही है 21 जुलाई 2017 को की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे BK मल्होत्रा है। लिख देता हूं, BK मल्होत्रा आपके इसके कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य खाद्य आयोग के। बात की जाए राज्य सत्कर्ता आयोग की विधिवत रूप से कब स्थापना की गई? विधिवत रूप से पूछ रहा है कब राज्य सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई? आप कहेंगे मार्च 1964 में, 1964
1964 में, और कौन सा महीना, मार्च 1964 में विधिवत स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मध्य प्रदेश में हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ है, तो आपको बताया था भोपाल में। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना जिसे संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत रूप में बनाया गया का कार्यकाल क्या है? तो सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना संपूर्ण राज्य के लिए इंटीग्रेटेड रूप से कार्यकाल जो है कितना था इसका, आप कहेंगे 1956 से 1961 था। सॉरी 1961 से 1966 था, सी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही थी, है ना? तो इसमें आपका जो कार्यकाल है सही अर्थों में पहली पंचवर्षीय योजना का संपूर्ण राज्य के लिए जो बनाई गई थी उसका 1961 से 1966 था। अब देखो, लेकिन आप कहोगे सर ये तो भारत की तीसरी थी, तो भारत की तो तीसरी थी, लेकिन राज्य की पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में इसको माना जाता है। डाउट नहीं करना है ना? ये एक सही क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना, नहीं तो आप कमेंट करने लगते हो सर गलत पढ़ा दिया। देख लेना, है ना? वैसे तीसरी वाली है, लेकिन सही अर्थों में मध्य प्रदेश के लिए पहली है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई कहाँ पर है? क्योंकि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो ऑप्शन में भोपाल कहीं है ही नहीं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 2007 में की गई थी। किसके लिए की गई थी? लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अधीन कार्यरत है और संस्थान जो है मध्य प्रदेश सरकार का अकेडमिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। 2014 में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्न में से किस शहर में है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात की जा रही है, भोपाल शहर में है। भोपाल शहर में है। और ध्यान रखना है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। उस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 1993 में इसको स्थापित किया गया था। तो 1993 में स्थापित किया गया है, लेकिन 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों को किस वर्ष स्थायी बनाया गया था? तो कौन सी साल स्थायी बनाया गया? 1968 में। प्रॉपर डेट याद करना हो तो 28 नवंबर 1968 को इंदौर इंदौर एवं ग्वालियर की जो है 2 स्थायी खंडपीठों को स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक और नई खंडपीठ की स्थापना होने वाली है। कहाँ पर है? भोपाल में अब बन सकती है। कहाँ पर बन सकती है? भोपाल में बन सकती है। जबलपुर हेडक्वार्टर, उसके बाद इंदौर ग्वालियर आपकी शाखाएं, और भोपाल भी अब जो है जल्द ही बन सकती है, सुनने में आएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, किससे दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। याद रखना है, पेंशन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाएगी, वेतन दिया जाता है। लेकिन याद रखना है, अगर पेंशन की बात करें तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति, चीफ सेक्रेटरी की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के होंगे, कौन नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और जो मुख्य सचिव होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में 35वें मुख्य सचिव कौन है? तो अनुराग जैन है। कौन है? अनुराग जैन जी हैं, जो 35वें नंबर के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी का द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन है जिसका उद्देश्य जनता को न्यायिक विकास और विधिक विमर्श की जानकारी प्रदान करता है? तो आप कहेंगे ई ज्योति जर्नल के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। सी ई ज्योति जर्नल, सॉरी ई जर्नल देखा, तो ई ज्योति जर्नल के बारे में बात की जा रही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही है। यह मध्य प्रदेश में राज्य न्यायिक अकादमी का एक द्विमासिक ऑनलाइन प्रकाशन करता है जो जनता के लिए सुलभ है, और इसमें न्यायिक विकास एवं विधिक परामर्श की जानकारी प्रदान जो है की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ई ज्योति जर्नल। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल के द्वारा लिखित है? तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक है मध्य प्रदेश की किस राज्यपाल ने लिखी है? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में पट्टाभी सीतारमैया 14 पुस्तकों की लिखी थी और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? भाई राज्यपाल करेगा, है ना? राज्यपाल जो है करेगा, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची प्रविष्टि का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो आप कहेंगे किस सूची और प्रविष्टि का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शन रहेगा आपका, एक तो आपका सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। इन दोनों ही सूची
पूज्यों का संबंध विधानमंडल के निर्वाचन से जो है संबंधित है। तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगद प्रबंधन संस्थान का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान का जो निर्माण है आपके भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में किया जा रहा है। इसकी लागत 45 करोड़ रुपए जो है बताई जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत आधार पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो बात करेंगे धारा 8 ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ग्राम के लिए क्या होगा? ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का जो है गठन किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखना है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज जो ग्राम स्वराज जो अधिनियम 1993 है तब स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति की बात किया तो 24 जनवरी 1994 को स्वीकृति मिली थी। इसने कार्य कब से प्रारंभ कर दिया? तो कार्य कभी आ जाए तो इसने 25 जनवरी 1994 से कार्य प्रारंभ कर दिया। बात की जाए कि पंचायतों का गठन किस धारा में आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायतों का गठन किस धारा में आता है, तो आप कह दो कि धारा नंबर 8 में आता है। इसमें आता है धारा 8 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई दक्ष का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस वर्ष हुआ था? तो ई दक्ष नाम से प्रारंभ है, कब हुआ था? तो 2014 में। 2014 में ई दक्ष का प्रारंभ किया गया था। किस लिए? तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलकर वर्तमान में जो संचालित होने वाली ई गवर्नेंस और सूचना टेक्नोलॉजी है उस परियोजना के विभिन्न विभागों में शासकीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ई दक्ष का प्रारंभ जो है किया हुआ था। निम्नलिखित राज्यपालों में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल पंचायती राज पर गठित अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे हैं? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए 1977-78 में गठन किया गया था। इसने अपनी सुझाव क्या दी थी? 2 मॉडल पे लिए इसको जाना जाता है, दुई मॉडल के लिए। दूसरी बात, अब पूछ रहा है कि ऑप्शन इसका कौन से राज्यपाल, तो आप कहेंगे यहाँ पर कुंवर महमूद अली खान। कौन है? कुंवर महमूद अली खान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये राज्यपाल कौन है? कहाँ के? मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के। अच्छा, मोहम्मद शफी कुरैशी कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? ये बिहार के रह चुके हैं, बिहार के रह चुके हैं। एम के चांडी की बात किया तो पांडुचेरी के रह चुके हैं, गुजरात की भी रह चुके हैं, है ना। सीएम पुनाचा की बात किया तो संविधान सभा के सदस्य थे ये, और कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। संविधान सभा के किस देश के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को नियुक्ति के लिए जाने वाली पद्धति को अपनाया? सीधी सी बात ये कही जा रही है कि संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया है? तो ऑप्शन रहेंगे कनाडा से अपनाया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आर्टिकल किस में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? 153 में की जाती है ना, 153 में की जाती है। और 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 1 या 2 सदनों का समय समय पर सत्र को आहूत करते हैं, मतलब कि बुलाते हैं। यह राज्यपाल की किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये विधायी शक्ति होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की भी अलग अलग शक्तियां होती हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, विवेकाधीन शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो इसी के अंतर्गत जो सत्र को आहूत करता है, यह सत्र को सत्रावसान करता है, वो विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है आता है। बात की जाए राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है। बिल्कुल बात ठीक है, जैसे आपकी गरिमा है। राज्य सरकार के मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य जो है राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देते हैं। बात ठीक है। राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्श और मूल्यों के कस्टोडियन के रूप में देखती है, ये भी बात ठीक है। राज्यपाल के संदर्भ में किसके द्वारा ये दिया गया कथन है? बात जो लिखी है बस वो पढ़ने में और कहने में अच्छी लगती है, पर ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। जब सरकारें बदलती हैं राज्य में और आपकी केंद्र में, तो चीजें बहुत परिवर्तन हो जाती हैं। ठीक है, खैर ये बात जो कथन है किसके द्वारा कहा गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा कहा गया था, है ना। रामनाथ कोविंद ने ये बात जो है राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा के लिए बात जो है इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में एक है? तो लाल किला के मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में से कौन है? आप कहेंगे कैलाश नाथ काटजू है। क्या है? कैलाश नाथ काटजू है, ध्यान रखिएगा। लाल किला में जब आईएनए का मुकदमा फौजियों पर चलाता है ना, एक नारा है, लाल किले को फोड़ दो, कैदियों को छोड़ दो, ऐसा कुछ था, मुझे याद एकदम नहीं आ रहा है, ऐसे ही कुछ है।
राज्य की कार्यपालिका में शामिल है। राज्य की कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। भाग 6 में राज्यों के संविधान के बारे में बात की गई है। बात किया है निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को उनके सही क्रम के विस्तार में बताइए। तो सही क्रम इनका क्या है? सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले गोविंद नारायण सिंह आएँगे। गोविंद नारायण सिंह का कार्यकाल क्या है? अब देखो कार्यकाल लिखना पड़ेगा, थोड़ा-सा ध्यान रखो। 30/7/1967 से लेकर 12/3/1969 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। उसके बाद आते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह आते हैं। इनके कार्यकाल की बात की है तो 13/3/69 से लेकर इनका टाइम पीरियड जो है 25/3/1969 तक रहा है। फिर आते हैं श्यामा चरण शुक्ला और श्यामा चरण शुक्ला के टाइम पीरियड की बात किया तो 26/3/1969 से लेके इनका रहा है 28/1/1972 तक। और चौथे नंबर पर प्रकाश चंद्र शेट्टी, इनका कार्यकाल 19/1/1972 से लेकर 22/3/1972 तक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले नंबर पर गोविंद, फिर दूसरे नंबर पर नरेश चंद, तीसरे नंबर पर श्यामाचरण और चौथे नंबर पर प्रकाश चंद्र सेठी। चल निम्नलिखित जानकारी किस मुख्यमंत्री के संदर्भ में है? मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाम राज्य के बाहर हुआ। राज्य जन्म जो है राज्य के बाहर हुआ। मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म राज्य के बाहर हुआ। एक बात है, ये किसकी बात की जा रही है? तो ये बाबूलाल गौर के बारे में कहा गया, ये तो ठीक है। गो मुक्ति आंदोलन भाग लिया, ये भी बाबूलाल गौर ही हैं। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक अरे भाई बी ऑप्शन ठीक है। तीनों ऑप्शन जो है बाबूलाल गौर के बारे में जो है बताया गया है। और इनके उपनाम जो है, इनका उपनाम क्या है? बुलडोजर। क्या है? बुलडोजर। अब आज के बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? समझ गए होगे। उत्तर प्रदेश के है ना बुलडोजर, उनकी बात नहीं कर रही है, बाबूलाल गौर की बात की जा रही है। 2004-5 की कहानी है, तब इनको बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, जन्म इनका कहाँ हुआ था? यूपी के प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे। उपनाम इनका बुलडोजर था। क्या था? बुलडोजर। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष की संख्या रही है? तो ऐसी कौन सी नंबर की विधानसभा रही है जिसमें विपक्ष की संख्या सबसे ज्यादा रही है? ऑप्शन रहेगा आपकी चौथी विधानसभा रही है। कौन सी चौथी विधानसभा रही है? 1967 से लेके 1972 का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष में 4 व्यक्ति रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामाचरण शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा, वसंत सदाशिव प्रधान। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश विधानसभा की एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ। भाई मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म भारत से बाहर हो गया, अभी तक तो चलो ठीक था, राज्य से बाहर था, भारत से बाहर हो गया, ईश्वर दास रोहिणी। कौन है? ईश्वर दास जो है रोहिणी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है, पाकिस्तान, कराची के पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर एवं इंदौर खंडपीठ को किस धारा के अंतर्गत स्थायी रूप प्रदान किया गया? अच्छा ये तो बताया था, स्थायी कब बनाया गया था? स्थायी जो है किस उसमें बनाया गया था? आप मुझे इसका आंसर ना कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्थायी ग्वालियर और इंदौर को किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है? अभी ऊपर बताया था मैंने शायद। चलो खैर आप लोग क्या ही बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन रहेगा धारा 51 की क्लोज 2 के तहत, है ना? 51 की धारा धारा 51 की उपधारा 2 के तहत जो है ग्वालियर इंदौर को खंडपीठ स्थायी बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस आर्टिकल में 217 के क्लोज 1 के तहत, आर्टिकल 217 के क्लोज 1 के तहत की जाती है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 2004 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कितना निर्धारित किया गया है? भाई कोरम की बात की जा रही है, कितना निर्धारित किया गया है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों की 1/10 भाग हो या 500 सदस्य जो भी कम हो, उसको हम कोरम के रूप में जानते हैं। क्या है? कोरम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कब लागू की गई? मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था की बात की जा रही है, 26 जनवरी 2001 को लागू की गई थी। मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 के अनुरूप ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्थायी समिति कौन सी है?
तो एक स्थायी समिति की बात किया है तो ग्राम विकास समिति है। कौन सी है? ग्राम विकास समिति है। बात यह है मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जो है आपके जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। सुशासन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ज्ञानदूत परियोजना प्रारंभ किस जिले से की गई है? तो ज्ञानदूत परियोजना जो है आपकी जनवरी 2000 में शुरुआत की गई थी। पहले तो ये याद करो कब की गई थी? जनवरी 2000 में शुरुआत की गई थी। अब याद करो कि किस जिले से? धार जिले से ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत जो है की गई थी। नागरिकों के इंट्रानेट आधारित सेवा पोर्टल के रूप में इसकी शुरुआत को किया गया था। देखो 1 मिनट की बात और सुन लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं। बाकी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, अभी हमने MGIS की टेस्ट सीरीज को लगाया है। अभी हमारी आकार की, आपकी सप्तमी विद्यार्थी की, दृष्टि की, निर्माण की, इन सभी की टेस्ट सीरीज और आना बाकी है। इसके लिए आप हमारा ऐप यूपीएससी नेट डाउनलोड कर लीजिए। यूपीएससी नेट डाउनलोड ऐप को कर लीजिए, जिससे कि वहां पर आपको PDF हो गया, वीडियो हो गया और ऑनलाइन टेस्ट सभी चीजें आपको वहां पर एक्सेस जो है मिल पाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।